चलिए, इतिहास में अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम प्रश्न हमारे पास है, उसको देखते हैं। और पहले प्रश्न लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूछें, पहला काम तो आपका है कि सिंधु घाटी पर सभ्यता का परिचय देना। तो परिचय लिख दो आप पहले, वो हर जगह लिखना है आपको। परिचय बस एक लाइन में लिख दो, लिखना नहीं है परिचय, परिचय शब्द लिख के छोड़ो, ताकि आपको पता रहे कि मुझे परिचय लिखना है, और वही लिखना है जो आपको मालूम है। फिर कामा लगाओ उसी के आगे, परिचय के आगे। चित्र बनाना है, चित्र भी बनाना है, ठीक है। अब चित्र बनाते समय इसमें चित्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और चित्र में जरूरत पड़ेगी नदियों की, एक सिंधु नदी की जरूरत पड़ेगी और दूसरी रावी की, कम से कम 2 नदियों की, सिंधु और रावी। तो आप जब मैप बनाओगे, उस मैप में आपके पास एक नदी चाहिए, कौन सी? सिंधु नदी ये है ना आपकी। ऐसे आप मैप बना करके ये सिंधु नदी बनाओगे और एक नदी रावी बनाओगे, कम से कम। सतलज भी बना सकते हो, ऐसे नदी बनाना पड़ेगा पतन के कारण में, ठीक है। तो छोटा सा मैप बना लो, चलो जल्दी से, राइट हैंड में। अब आपको पता है मैप कैसा बनाना था, मालूम है ना। ये पॉलिटिकल मैप जल्दी बना लेते हो आप लोग, इधर का हिस्सा खाली रहना चाहिए। बनाइए इंडिया का मैप, देख कर भी बनाना सीख जाइए। हो गया जी। नदी बनाने बता दिया था। सिंधु नदी को भारत में मत ले आना, कहाँ ले जाओगे? पाकिस्तान में, है ना। और रावी को भारत से लेके जाना, किसको? रावी को। और किसको? सतलज को भी। रावी ऊपर, सतलज नीचे। नाम भी लिख देना उनका, जल्दी जल्दी। एक का नाम सिंधु लिखोगे, दूसरे का नाम क्या लिखोगे? रावी, और तीसरे का नाम सतलज। ओके। रावी जहां पर खींचा होगा आपने, उसके तट पर हड़प्पा बनाओ, मालूम है ना। रावी के तट पर कौन सा था? हड़प्पा। अब आपको मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा मैप में प्रेजेंटेशन सुधार दो। बना दिया क्या? हड़प्पा बना दिया। और सिंधु के तट पर नीचे किसको पता बनाओगे? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो नीचे बना दो। हो गया। ओके। अब आपका परिचय हो गया था, उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ये जो लाइन बोल रहा हूं ये आपको मालूम है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य, हड़प्पा के पुरातात्विक साक्ष्य, हड़प्पा के पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त, पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त एवं साहित्यिक स्रोत अपठनीय होने के कारण, अपठनीय होने के कारण पतन के कारणों में, पतन के कारणों में एक रूपता नहीं है।
पतन के कारणों में क्या नहीं है, एक रूपता नहीं है। उसके आगे लिखना है, इसके पतन के निम्न कारण बताए जाते हैं। उसी के आगे लिखना है ना, इसके पतन के निम्न कारण बताए जाते हैं। पहला, पहला नंबर, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके कारण ये जो यहाँ नगर बसे थे वो नष्ट हो गए, ऐसा माना जाता है। ऐसा कई लोगों ने कहा। यहाँ पर एक नगर बसाया था अभी हमने, हड़प्पा। यहाँ हड़प्पा है ना, हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो यहाँ पर था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो आर्य आक्रमण का सिद्धांत लिखा, उसके सामने लिखो, लेकिन आर्य भारत में कब आए, 1500 बीसी के आसपास आए, जबकि यह सभ्यता आर्य भारत में 1500 बीसी के आसपास आए, जबकि 1500 बीसी के आसपास आए, जबकि यह सभ्यता 2350 से 1750 बीसी की है, अर्थात पुरानी सभ्यता है। पहला हो गया कारण। दूसरे कारण पर आते हैं। दूसरे कारण को इस टाइप से लिखेंगे, देखिए, दूसरा नंबर का कारण में लिखना है पर्यावरणीय कारक। ठीक, यहां पर देख लीजिएगा, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी। भूकंप के नीचे क्या लिखोगे, ज्वालामुखी आदि। 3 भाग बनाए, बीचों बीच में लिखना था कौन सा कारक, पर्यावरणीय कारक। और यही कारक जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक, पहले नंबर पर आते हैं, बाढ़ के नीचे डैश मारेंगे। बाढ़ में लिखेंगे क्या, जो आपने प्रश्न में बना रखे हो, सिंधु घाटी के अधिकांश स्थल या हड़प्पा के अधिकांश स्थल या इस सभ्यता के अधिकांश स्थल नदियों के तट पर है, जैसे नदियों के तट पर है, जैसे हड़प्पा कोष्टक में रावी और सिंधु कोष्टक में, हाँ, हड़प्पा क्या लिखा, रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु, ठीक, आदि में
बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई होगी। बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई होगी, उसी के नीचे लिखना है। लेकिन मेहरगढ़ याद करो जरा, बहुत पश्चिम में था। मेहरगढ़ में वो मिला था कृषि का साक्ष्य, था ना मेहरगढ़। लेकिन मेहरगढ़ कामा सुत का गेंडोर जैसे शुष्क क्षेत्र बाढ़ के कारण नष्ट नहीं हुए होंगे। बाढ़ के कारण नष्ट नहीं हुए होंगे। नहीं हुए होंगे। यहां देखिए, बाढ़ का काम हो गया। दूसरा नंबर आ जाओ सूखा। और याद करो, जो आपके मैपिंग का हिस्सा है, अब वो यहाँ रोल प्ले करेगा आपको। इसके इधर ये वाला एरिया ईरान का मरुस्थल है, दस्ते कबीर और ठीक। इसके इधर यहाँ पर भारत में थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और इधर कौन सा? ईरान का मरुस्थल क्या नाम है? ईरान, दस्ते कबीर, और दस्ते लूत। ठीक है, यहां आपने बनाया था, ये अभी चित्र बनाया आपके पास, बनाया ना? उस चित्र के नीचे में यहां पर थार मरुस्थल बनाओ, इसके इधर में ईरान लिखकर दस्ते कबीर बनाओ, छोटा सा चित्र। मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन को अन्यों से कैसे बेहतर कर रहे हो, अन्यों से कैसे बेहतर कर रहे हो, ये सोचो। कोई नहीं बताने वाला। ये नदी बता दी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बनाया, नदी का नाम भी लिख दिया। ठीक है, ठीक। आगे जाएं, चलें क्या? अब ये वाला एरिया जो है, यहां पर आपके पास एक पर्वत है, नाम बताओ। हिंदू कुश है ना? अगर संभव हो हिंदू कुश लिखना चित्र में तो बनाया जाना चाहिए। ठीक, चित्र छोटे बने, लेकिन चित्र बनाना ही है, कम जगह में बना दें। ओके, अब आते हैं, नदियां बना दी थी सबने, है ना? दूसरा नंबर का एरिया क्या था आपका पर्यावरणीय कारक में? सूखा लिखा है, सूखे के नीचे लिखेंगे। इस सभ्यता के पश्चिम में दस्ते कबीर और दक्षिण में, हाँ, दक्षिण में थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है और जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हुई होगी। सूखे की स्थिति निर्मित हुई होगी। सूखे की स्थिति निर्मित हुई होगी। जिससे कृषि का उत्पादन घटा होगा। कृषि का उत्पादन घटा होगा
घटा होगा, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य में बाधा उत्पन्न हुई होगी। व्यापार एवं वाणिज्य में बाधा उत्पन्न हुई होगी। व्यापार और वाणिज्य में क्या बाधा उत्पन्न हुई होगी, और यहाँ के लोग पूर्व की ओर, कौन सा मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, कोष्टक में गंगा का मैदान लिखा, पूर्व की ओर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पलायन किए होंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पलायन किए होंगे। इस प्रकार नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हुई होगी। नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हुई होगी। ठीक हो गया ना? कौन सा? नहीं, कौन सी सभ्यता? नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हुई होगी। अब आ जाओ, कौन सा? भूकंप और ज्वालामुखी। भूगोल पढ़ के आए हो, पढ़े हो? यहाँ पर ज्वालामुखी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी वहाँ होगा जहाँ पर या तो प्लेटों का अपसरण हो या क्या हो, अभिसरण हो। ठीक है, और दोनों प्लेट में से कोई एक प्लेट अंदर जाना चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र ज्वालामुखी का क्षेत्र नहीं है। भूकंप का क्षेत्र भी देखेंगे भारत में। भूकंप संवेदनशील क्षेत्र जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे, ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन ये वाला क्षेत्र भूकंप संवेदनशील क्षेत्र भी नहीं है। तो भूकंप ज्वालामुखी के नीचे लिखो, है ना, कि यह क्षेत्र न तो प्लेटों के अपसरण व अभिसरण का क्षेत्र है। प्लेटों के न तो अपसरण व अभिसरण का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ भूगर्भिक हलचलें भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया, भूकंप एवं ज्वालामुखी की क्रिया भी नहीं हुई होगी। हो गया लिखकर? अब इन तीनों हिस्सों को ऐसे जोड़ना है और यहां पर ऐसे लिखना है, तीनों को जोड़कर। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से सेट करिए कहाँ कैसा हो पाएगा। जब आप लिखते हैं तो फिर बाद में इसको मैनेज भी करना पड़ेगा, है ना। तीनों को खींच करके बीच में, अभी गोला मत बनाइए, गोला बाद में बना देना। जब गोला बना दोगे तो फिर लिमिटेशन आ जाएगा। लिखिए, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर धीरे धीरे हुआ होगा। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर मतलब अचानक कब हो सकता है? जब क्या आ जाए? भूकंप आ जाए।
तब वही अचानक हो सकता है। ठीक है, कि पूरा गिर गया या ज्वालामुखी क्रिया हो जाए, तब अचानक होता है। अचानक ना होकर धीरे धीरे हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा, और पतन में किसी एक कारक की भूमिका न होकर पतन में किसी एक कारक की भूमिका न होकर किसी एक कारक की भूमिका न होकर एक से अधिक कारकों का प्रभाव रहा होगा। एक से अधिक कारकों का प्रभाव रहा होगा। एक से अधिक कारकों का प्रभाव रहा होगा। ओके, देख लिया सबने। इस प्रकार से इसका आंसर, अब इसको बीच में गोले में करना है ना। इस प्रेजेंटेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने लिखा है पहला नंबर का कारक कौन सा है, पर्यावरणिक आर्य आक्रमण का सिद्धांत, उसको लिखे ही ना, उसको सबसे लास्ट में लिखे और कहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में एक रूपता तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारक या महत्वपूर्ण कारक पर्यावरणीय कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, पर्यावरणीय कारक है, ऐसा लिखेंगे। और पर्यावरणीय कारक लिखने के बाद उसके पूरे भाग हमने लिख दिए तीनों, कितने, तीनों भाग लिखे। ठीक, और जिस वाले खंड में, मान लेते हैं इस खंड में हो, इस खंड में हो या इस खंड में, जिस खंड में भी आपको लगता है कि यहाँ जगह बच रही है अपने पास, वहाँ पर, जैसे इसमें जगह बच रही थी शायद आपके पीछे राइट हैंड में, ये लिख रहे थे तो थोड़ा कम लिखा है इसमें, इन दोनों में ज़्यादा लिखा है, तो आप इसके नीचे जाकर के दूसरा कारण भी बता सकते थे कि इसके अलावा आर्य आक्रमण का सिद्धांत भी बताया जाता है, लेकिन आर्य भारत में बाद में आया इसलिए वो मान्य नहीं है। ठीक, और फिर ये गोला बनाया, तीनों बराबरी में आ जाते आते ना, और ये बातें लिखते कि अचानक तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता, नगरीय सभ्यता है, तो अचानक सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती। अचानक तब नष्ट होती जब यह भूकंप और ज्वालामुखी संवेदनशील जोन होता, वो है नहीं, धीरे धीरे ये नष्ट हुई होगी। एक कारण अकेला नहीं रहा होगा, कुछ जगह नष्ट होने में बाढ़ का प्रभाव हो तो कुछ जगह में किसका रहेगा, सूखे का भी प्रभाव हो सकता है। ठीक है ना, और कुछ जगह पर आक्रमण का सिद्धांत भी काम कर सकता है, कुछ जगहों पर बाद में हो सकता है। ठीक, तो कुल मिलाकर अलग अलग कारण भी इसमें हावी रहेंगे, और इस प्रकार से ये पूरी सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो नगरीय सभ्यता फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रामीण सभ्यता। फिर ग्राम धीरे धीरे हमको इसको नगर में बसाना है, इसमें नगर में बसाएंगे। तो ये पुरानी सभ्यता थी, इसीलिए इससे रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल अलग ही चलती है ना, इसमें कोई लिंक नहीं होता कि आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हो तो प्राचीन भारत की जो अन्य चीज़ें हैं उनके साथ कोई लिंकेज होगा। ठीक, अब इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो शुरू हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अभी हमने देखा था ऐतिहासिक में सिंधु घाटी देखा था, कौन सा, सिंधु घाटी। अब बीचों बीच में हेडिंग डालेंगे प्राचीन भारत, नया पेज, प्राचीन भारत। ठीक है ना, प्राचीन भारत होगा, और पूरे प्राचीन भारत को पार्टों में बांटते हैं हम लोग, बांटते हैं। मैंने आपको एक पूरा का पूरा इसका चार्ट बताया था एक दिन, प्राचीन भारत का, याद आ रहा है कुछ, है ना। हमने कहा था कि प्राचीन भारत, और इस प्राचीन भारत के दो भाग बनवाए थे, एक उत्तर वाला और एक दक्षिण वाला, याद है क्या, बना होगा आपके पास, देखो, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, फिर उत्तर में हमने शुरू किया था कौन सा काल से, ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल। उसके बाद देखो चार्ट निकालो,
उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद काल, उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद, महाजनपद के बाद हाँ मौर्य काल, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में कौन कौन, मौर्योत्तर, ठीक है, मौर्योत्तर काल, हाँ मौर्योत्तर काल में 3 थे, बताइए, शुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, ठीक है, 3 है ना। उसके बाद मौर्योत्तर के बाद क्या आएगा, गुप्त, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। अब गुप्तोत्तर काल फिर छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा, है ना, मैत्रेय वंश, उसके बाद मौखरी वंश, फिर पुष्यभूति वंश और गौड़ वंश, गौड़ वंश वहां पर होगा। ऐसा इधर बनाया था कौन सा भारत में, उत्तर भारत, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उत्तर भारत का जो एरिया है, एक क्लास में हमने पूरा चार्ट बताया था इसका, है ना, यहाँ तक का भारत क्या कहलाएगा, ऊपर वाला उत्तर भारत, ऊपर वाला, उसमें इतने चलेंगे। इसके समानांतर दक्षिण भारत में, ठीक है, यहाँ पर चेर, यहाँ पर मदुरै में पांड्य, यहाँ पांड्य थे, उसके बाद में यहाँ चेन्नई में उत्तरवर्ती चोल, कौन से, तो यहाँ पर जो, नहीं सॉरी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती चोल ना, ठीक। यहाँ पर जब महाजनपद काल चलता है, महाजनपद काल 300 से, नहीं सॉरी 600 से 300, 600 से 300, उसके बाद कौन सा काल आएगा, मौर्य काल। जब मौर्य काल आएगा 300 से 185 तक, तब यहाँ पर कौन सा काल आएगा, संगम काल आएगा, यानी इसके समय पर पूरा गैप रहेगा, कौन से भारत में, यानी उत्तर भारत की कहानी चल रही थी, इधर क्या चलेगी, दक्षिण भारत में, कौन सा काल, हाँ संगम काल। और संगम काल में 3 वंश रहेंगे, यहाँ केरल में कौन से हैं, चेर, दूसरा पांड्य, फिर पूर्ववर्ती चोल, पूर्ववर्ती चोल कहाँ पर थे पता चल गया, पूर्ववर्ती चोल, ऐसा चार्ट बना था हमारा, बना है ना, और ये वाला एरिया खाली है। फिर उसके बाद संगम काल में के बाद अगला नंबर, पूर्ववर्ती चोल को हटाकर कौन आएंगे, पल्लव, किसकी जगह पर, पूर्ववर्ती चोल की जगह पर आ जाएंगे पल्लव, पल्लव के नीचे फिर कौन आएगा, हाँ उत्तरवर्ती चोल आएंगे, उत्तरवर्ती चोल। लेकिन इस दौरान यहाँ बीच में, ये वाला एरिया है बीच का, इस जगह पर वातापी के चालुक्य, तो यहाँ लिख देंगे पल्लव के बगल में कौन आ जाएगा, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य है, ये यहाँ पर आएगा। और ये चेर पांड्य अपनी जगह पर रहेंगे, उनको तो मालूम है कहाँ रहना है ना। चलिए यहाँ देखो, ये किसका स्थान है, किसका भाई, चेर, और ये पांड्य, और ये पूर्ववर्ती चोल की जगह पर ही कौन आएगा, पल्लव आएंगे, पल्लव के बाद उत्तरवर्ती चोल आएंगे। तो फिर इस जगह पर, तो जब पल्लव रहेंगे तो यहाँ कौन रहेगा, देखो यहाँ पर जब कौन है, पल्लव लोग हैं, तब यहाँ पर कौन है बीच में, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य है, ठीक। जब ये पल्लव चले जाएंगे तो कौन आएगा, उत्तरवर्ती चोल, उत्तरवर्ती चोल आएंगे, उत्तरवर्ती चोल आएंगे तो ये वातापी के चालुक्य की जगह राष्ट्रकूट आ जाएंगे, यहाँ पर राष्ट्रकूट आ जाएंगे। हमको सब कुछ कहाँ देखना है, मैप पर, ये वाला एरिया इधर का। फिर ये वातापी के चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट चले जाएंगे तो कौन आएंगे, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। ये तीनों किस जगह पर बदलते चल रहे हैं,
किस जगह पर भाई, ये वाला एरिया, यहाँ बदलेंगे ना, इस जगह से बदलना है। पहले कौन आया, वातापी के चालुक्य, फिर राजपूत, उनकी जगह पर यहाँ पर पहले था पूर्ववर्ती चोल, फिर पल्लव, फिर उत्तरवर्ती चोल। ठीक है, और हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। पहले कौन सी नदी तक जाएंगे, हाँ, यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा काल, ऋग वैदिक काल नंबर 1, यहाँ तक रहोगे। दूसरा काल कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी पहुंच जाओगे, गंडक नदी तक पहुंच गए, दूसरा। तीसरा नंबर कौन सा है, महाजनपद काल। महाजनपद काल में कहाँ तक पहुंच गए, तीस्ता नदी तक पहुंच गए, 3 हो गया, है ना। फिर चौथा नंबर, मौर्य काल में पूरा भारत जीता जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इतना एरिया वो जीत जाएंगे। कौन से काल में, मौर्य काल में। कैसा साम्राज्य बन गया, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया पर। फिर 5वां नंबर कौन सा, मौर्योत्तर काल में फिर छोटे छोटे। ठीक, यहाँ पर कौन हो जाएगा, तुंग, तुंग के नीचे कर्ण, और नीचे में आंध्र सातवाहन, ऐसे 30 भाग में होंगे। इधर से आक्रमण शुरू हो जाएगा, यवन, यवन के बाद पहलव, फिर तक, फिर कुषाण, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन कुषाण सबसे अंत में। ठीक है, इधर से क्या हुआ, ये आक्रमण होता जाएगा, और इधर ये छोटे छोटे रहेंगे, रहेंगे ना। ठीक, फिर गुप्त काल आएगा पुनः। फिर गुप्त काल में क्या होगा, ये पूरे मिलकर एक बड़ा बन जाएगा, अखिल भारतीय पुनः, किसमें, गुप्त काल में। फिर गुप्तोत्तर में क्या होगा, फिर छोटे छोटे, ये सब बड़ा वाला भाग टूट करके क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, और छोटे छोटे साम्राज्य बनेंगे। किस काल में, तो 2 बार अखिल भारतीय साम्राज्य है, 2 बार ना, एक बार मौर्य काल में और दूसरा, हाँ क्या, एक मौर्य काल में अखिल भारतीय है और दूसरा गुप्त काल में अखिल भारतीय। ठीक, अब और देखते हैं, ये जो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तुलना करके। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं तुलना करके। और तुलना करके पढ़ेंगे, एक जनरल फॉर्मेट बनाएंगे, कोई भी पूछा जाए उस जनरल फॉर्मेट से लिखना होता है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। एक जनरल फॉर्मेट सबका पता हो, राजनीतिक में क्या लिखते हैं, सामाजिक में क्या लिखते हैं, आर्थिक में क्या लिखते हैं, धार्मिक में क्या लिखते हैं, और कैसा कैसा बदलाव परिवर्तन हुआ है, इसका हम 2 पेज में चार्ट बनाते हैं, और केवल वो 2 पेज को देख करके ही पूरे आंसर लिखे जाएंगे हमेशा। यानी पूरा प्राचीन भारत कितने पेज का है, 2 पेज का। वो 2 पेज आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, और कौन कौन कालक्रम घटनाक्रम कब रहा है, इतना पता रहे, बात खत्म। उसके अलावा कुछ 4-6 प्रश्न मोटे मोटे देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े। उन प्रश्नों को देखने के बाद पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, केवल आपको तुलना करना है। किसका किसका, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद की, और अगले में मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर की। मेंस के लिए इसके इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक सामान्य ढांचा, जनरल स्ट्रक्चर बनाते आए, और मेंस के आंसर अब इस जगह के कैसे लिखते हैं वो आपको पता हो। एक एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे। पहले आर्यों को भारत में लाना है, ऋग वैदिक काल में पशुचारक लोग होंगे, और कौन सी नदी तक रहेंगे, 500 साल तक यमुना नदी तक आकर रहेंगे। ठीक है, और उसके क्षेत्र में जो भी वो काम करेंगे उसको आधार बनाना है। उसके बाद कौन सा काल, उत्तर वैदिक काल। ये 2 कालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। इन दोनों का जो बदलाव है और जो भी चीज़ें हैं, ये आगे तक भारत के स्वतंत्र होने तक हमको इनको पढ़ना होता है, इसलिए इनको विशेष रूप से एक आधार के रूप में, बेसमेंट के रूप में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका काम आसान हो जाएगा। पूरा हिस्ट्री जो है बहुत सरल है, अगर आप किस पर पढ़ते हो, मैप पर पढ़ते हो। ठीक है ना। तो कल की क्लास से हम अब तुलनात्मक चार्ट बनाना शुरू करेंगे, और सभी प्रश्नों के सामान्य ढांचे बनाने का काम चालू करेंगे। उसके बाद फिर केवल आंसर लिखना बचेगा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी जल्दी हम छोड़ रहे हैं, इसके कुछ कारण है। नमस्कार।
भोलाराम पर भी हमारा एक ऑफिस बन रहा है,